अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको कल हम गुजारिशात कुछ कर रहे थे। मसलन बुनियादी उसमें वही थी कि रियासतें अपनी सोवरेन गारंटी के साथ जब मामलात करती हैं माली लेन देन के, तो उसके नतीजे में जो चीज़ ज़मानत के तौर पर रखी जाती है वो आपकी सोवरेनिटी होती है। अच्छा, इसको अब आम आदमी के लिए, ले मैन जिसे कहते हैं, उसके मतलब जो हर किसी को समझ में आ जाए बात, उसके तौर पर अगर ये बात की जाए तो ये याद रखना चाहिए कि पैसे लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई उस मुल्क को, किसी भी XYZ या पाकिस्तान। पैसे लेने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पैसे नहीं थे जो थे। और मुल्कों के पास पैसे सिक्कों और रुपयों की शक्ल में जो होते हैं वो वसाइल के अगेंस्ट होते हैं कि आपकी हैसियत, आपके वसाइल कितने हैं। वरना सिर्फ कागज़ ख़रीदना और प्रेस चला के तो नोट छाप लेना, या बाहर थाईलैंड से या किसी दूसरे मुल्क से छपवा के मंगवा लेना, सिंगापुर से या जर्मनी से, वो उस पर कुछ इतना मतलब उस हिसाब से कोई बड़ा लंबा चौड़ा खर्च नहीं आता, क्योंकि आपके पास फिर 5-5 हज़ार के नोट हैं ना। लेकिन वो नोट आपके वैल्यूएबल तब होते हैं, उनकी हैसियत तब होती है, वो सिक्का रायजुल वक्त तब बनते हैं जब जो आप नोट पेश करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा या एटलीस्ट उसके बराबर आपके पास वसाइल और आपके पास जायदाद, आपके पास दौलत, आपकी हैसियत हो। अगर वो हैसियत ना हो, मतलब इसको आम तौर पर मिसाल दे दें कि ज़रा सा जो घर बार वाला बंदा हो ना, वो किसी के हाथ सिर्फ पैगाम भेज दे कि इन्हों 10,000 दे दो, और उसको ये कंफर्म हो कि ये कहा उसी ने है, तो वो उस जो होता है पैगाम पर, उसकी तरफ नहीं देखता, वो चुप करके पैसे उसको पकड़ा देता है। या उसने पहले फ़ोन किया, मैं बंदा भेज रहा, इन्हों 10,000 रुपया दे दो। वो उस वक्त उस पैगाम भेजने वाले के फ़ोन या मैसेज की अहमियत जो है, वो उसके मैसेज भेजने से पहले जो उसकी जायदाद है, जो उसका घर बार है, जो उसका लेन देन है, जो उसकी हैसियत है, जो उसका बैलेंस है, उसके मुताबिक उससे तय होगी। यही पैगाम किसी भी शख्स को चौक पे खड़ा हुआ फकीर नहीं भेजता। तो यहां से आपको समझ में आ गई। उसके बाद अब अगर वो उसके हाथ वो रुका भेज दें, रुकों में भी किसी ज़माने में जब सिफारशी खत लिखे जाते थे तो वो लिखा जाता था हामिले रुका हाजा, कि ये जिसने ये खत उठाया हुआ है, जिसके हाथ में ये रुका है, उसको आगे फिर वो बात होती थी। इसी तरह आपके नोटों के ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा कितने, 1,000, जितने का वो नोट हो। तो वो कागज़ जो है वो उस हामिले हाजा के स्टेट बैंक के साथ, बैंक दौलत पाकिस्तान के साथ एक गारंटी के तौर पर ही पाकिस्तान में भी चल रहा होता है। वही गारंटी जब बाहर से पैसे आप लेते हैं कर्ज, तो वो सोवरेन गारंटी कहलाती है। यानी खुद मुख्तार हुकूमत, खुद मुख्तार रियासत की गारंटी के ऊपर हमने ये कर्ज दिया है। अच्छा, अब आते हैं वापस के जनाब, जब सोवरेन गारंटी, सोवरेन नाम तो बड़ा स्वादी, वाह हा हा, लेकिन सोवरेन गारंटी के अगेंस्ट जब पैसे उठा लिए जाते हैं, तो जब तकाजे का वक्त आए या अदायगी का वक्त आए, तो आपने किसी प्लाट के अगेंस्ट वो पैसे नहीं लिए, किसी सोने के अगेंस्ट पैसे नहीं लिए, कोई जेवर प्लज नहीं करवाया, वहां पर किसी का जो बैंक बैलेंस है उसके अगेंस्ट कर्जा नहीं लिया। आपने लिया है अपने सोवरेन गारंटी के ऊपर, यानी एक खुद मुख्तार रियासत की जमानत के ऊपर।
अच्छा, खुद मुख्तार रियासत का नाम लेके उसकी जमानत पेश करना बादियों नज़र में इब्तदाई तौर पर तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन जब अदायगी का वक्त आए तो उस सोवरेन के पास क्या है? अगर तो उसके पास पैसे हैं, अगर तो उसके पास किसी और मद में दौलत पड़ी हुई है, अगर तो उसके पास असासाजात इतने बिखरे पड़े हैं कि क्या कहने, बल्ले बल्ले, अगर तो उसी सोवरेन रियासत की जो इदारे हैं, उसका कौमी रेलवे, उसकी कौमी एयरलाइन, उसकी कौमी स्टील मिल, उसकी कौमी ऑयल कंपनियां, उस मतलब नाम लेते चले जाएं, अगर तो उनके पास इतना पैसा, इतनी हैसियत है, तो जब कभी सोवरेन को वापसी तकाजे का मौका आएगा और उसके पास लिक्विड कैश इस तरह नहीं पड़ा होगा, वो नहीं दे पाएगा बैंक दौलत पाकिस्तान, तो वो अपने असासों में से जिनकी हैसियत है उनके पैसे भी उठा के उधर दे देगा। मगर जब आपकी पीआईए जो है वो 85 अरब मांगने पे 10 अरब की बोली लग रही हो और मजाक हो रहा हो उसके साथ, स्टील मिल आपकी जो अरसा दराज से इनएक्टिव पड़ी हो, कौमी इदारे रेलवे जो है वो खसारे में चल रही हो, और अला हाजिल क्यास आपके इस तरह के कौमी जो बिजनेसेस हैं वो रनिंग और प्रॉफिटेबल सतह पे ना हो, फिर क्या देना है? सोवरेन ने फिर अपनी सोवरेनिटी जो है वो देनी है उसके ऊपर। इसके लिए कैसर बंगाली साहब या इस तरह जो दीगर हैं इकोनॉमिस्ट, इंक्लूडिंग आतिफ मियाँ, वो फिर कहते हैं कि सोवरेन गारंटी के अगेंस्ट जिस वक्त आप कर्जा ले 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 के अखीर कर देंगे और आपके जीडीपी के और उसके करीब करीब जा पहुंचेगा, बल्कि बाद सूरतों में उस सूरत में उससे भी आगे चला जाएगा, उस वक्त फिर आपको जब अदायगी का वक्त आएगा, रोल ओवर के मिन्नतें तरले गुजर जाएंगे, तो वो वसूली जो है वो आपकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी आपको। अब ये सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होना, ये फिर आगे एक वो बड़ी ऐसी इस्तिलाह है ना जिसके ऊपर उसको कपड़े बड़े पहनाए हुए अंग्रेजी के, इनू दसो ना पंजाबी च, ਉਹਦਾ मतलब ये वे कि ਤੁਹਾਡੀ हैसियत नीलाम होना। और फिर सोवरेन कॉम्प्रोमाइजेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कैसर बंगाली साहब ने एक दफ़ा इशारा किया था कि अगर पीटीसीएल जो है वो नीलाम कर दी जाएगी तो आपका जो डाटा है और आपकी इंफॉर्मेशन वो जिस कंपनी की मलकियत होगी वो होंगे ना फिर उसके। इसी तरह जब एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि कोई ऐसी वैसी बात हो तो लैंडिंग राइट्स और फलां फलां पीछे जनाब फोन आ जाते, खबरदार ये जहाज नहीं, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, इनू उड़न नहीं देना, इनू लथन नहीं देना। ये सारे चौंचले होते हैं सोवरेनिटी के, और ये ताकतें सोवरेनिटी के पास रहती हैं अगर उसने अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना की हो, जुजवी तौर पर ना बेची हुई हो। लेकिन भूखे नंगे लोग, भूखे नंगी मुआशरत, भूखी नंगी प्लानिंग करने वाली हुकूमतें, और फिर उस जो बैगर्स नॉट चूजर्स के फिक्रे बोल के उसके बाद फिर बैगिंग करने वाली जो सेटअप्स होते हैं, वो जुजवी तौर पर अपनी सोवरेनिटी को गिरवी रखते चले जाते हैं। एक वक्त आता है कि अच्छा, ये सारा कुछ का तकलामी मतलब मैं डाइग्रेशन करता हूं, थोड़ी सी माजरत, ये जब वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो उन 4-5 हजार या 10-20 हजार या 50 हजार भी जो करते धरते होते हैं, उसमें अदलिया, फौज, हुकूमत, रियासत के दीगर कौमी रियासती इदारे, उन लोगों ने ये एग्रीमेंट्स तो साइन किए होते हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी 4-5 हजार आदमियों ने या 1000-2000 बंदे ने या फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स या आर्मी चीफ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के जो हैं, क्या उन्होंने अपनी जाती जायदादों के गोशवारों के अगेंस्ट ये लिख के दिया होता है? नो। वहां ये बात हुई होती है कि ये जो 25 करोड़ अवाम की मलकियत, इतने लाख मुरब्बा मील का जो मुल्क है,
इसमें जो सारे वसाइल हैं, इसमें जो जो कुछ सिस्टम चल रहा है, इसमें जो पब्लिक है, उस पब्लिक का जो फ्यूचर है, उन सारों के नुमाइंदे हम हैं और हम उनकी नुमाइंदगी में। ये वही बात है कि अगर कोई जुआरी हो और नशई भी हो, प्यो या सरबराह घर का, तो वो अगर जुए पे अपने बच्चों का फ्यूचर और उनकी जायदाद और उनके रहने का मकान और कई तो बेगैरत अपनी बीवियां तक हाराते हैं। उन्होंने अपनी हद तक जो सोवरेनिटी उनको हासिल थी वो उस जुए में कंप्रोमाइज कर ली, और जब वो जुआ दूसरी पार्टी जीत जाती है तो उनको जरा सी परवाह नहीं होती, वो कुत्तों की तरह पड़ते हैं फिर उन भंबोड़ने के लिए, उनके बच्चों को उठा उठा के बाहर फेंकते हैं, बीवियों के को ले जाते हैं हम बिस्तरी के लिए। क्या हरामजदगी उस वक्त नहीं होती। वो जो बहुत छोटे लेवल पर एक नशई और जुआरी ने एक घर की सोवरेनिटी कंप्रोमाइज करने के नतीजे में जो एक फैमिली का हशर होता है, उसको मल्टीप्लाई करें 25 करोड़ के साथ और लखों खार करोड़ों फैमिलीज के साथ। ये हरकत होती है जब मुल्कों के सरबराह और आईनी रियासती इदारों के सरबराह कर्जों की सूरत में ताकतवर मुल्कों, पैसे वाले मुल्कों, असले वाले मुल्कों के साथ अपनी सोवरेनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं। और जब बताया ना कि एक घर की बात तो हुई, तो चलो बड़े उस पर किसी अखबार में खबर आ गई, कोई थोड़ी सी बात हो गई, लोगों ने चुच 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 करके हो वे बड़ा देखो यार, वो जो इनफरादी एक घर की चुच चुच है ना, वो जब मुल्कों की सतह पर आती है, अगले साई आके कहते हैं इधर कड्डो भाई, आओ भाई हुण दियो सन की देंदे हो, उस वक्त वो ह्यूमन कैलेमिटी की सूरत इख्तियार करती है, वो इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार करती है। जिनका सारा कुछ दाव पे लगा होता है उनसे मशवरा कोई नहीं है, और जिस दिन लोगों ने यानी मुतालबा करने वालों और तकाजा करने वालों ने आके डंडे के साथ मांगना है, जुतियों के साथ मांगना है, उस दिन वो सारे डिफॉल्ट करने के बाद भाग जाते हैं और पीछे भुगतना उनको पड़ता है जिनकी पेट्रोल पंपों के सामने, आटे की दुकानों के सामने, डे टू डे कमोडिटीज वाली जगहों पे लाइनें लगी होती हैं। फिर जो उनको बचाने के लिए आते हैं वो अपनी शराइत पे आते हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको एक नई किस्म की वतनीयत के सबक पढ़ाते हैं। वो जो पिछली पैट्रियटिज्म थी ना, वो जो त्रानों वाली थी, वो गुजर गई और बेगानों वाली एक नई पैट्रियटिज्म की इब्तिदा होती है। ये कैलेमिटी अल्लाह माफ करे, ये मुल्क लेने से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत होती है। आप 47 के वो कहानियां सुना सुना के रोंगटे खड़े करवाते और करते हैं ना, इस तरह के हालात में उससे भी बदतर सूरत हाल की तरफ सोसाइटी को, अफराद को धकेल दिया जाता है। और वो जिनका सारा कुछ है ही बाहर, उनको बचाने वाले वो चंद आखिरी जहाज, वो आखिरी नेवी के शिप, वो आखिरी एयरफोर्स के जहाज, वो सब कुछ उनको लेके निकल जाते हैं, और इर्द गिर्द में जहां जहां उनके सींग समाते होते हैं, किसी को यूएई में वालों के साथ जिन्होंने शिकार खिलाए होते हैं उनको, वो उनको रख लेते हैं कुछ वक्त के लिए, कुछ को जो है वो लंदन वालों ने एक रेगुलर ये शोबा रखा होता है, यूके ने, और कोई अमेरिका तो कोई कहीं ऑस्ट्रेलिया, बहरहाल, और जजीरों वाले तो पीछे मैनू छलियां जोगी छड़ के आपे घोड़ी गयों 50। मिर्जे साहबा वाली है ना, कि उसको जब वो जाना भागना चाह रहा था तो उसने यूं छल्ला उतार के उंगली से तो वो बहाने से गिराया और कहता वो छल्ला मेरा फड़ाई, वो बेचारी वो पकड़ने गई तो वो घोड़ी को एड़ लगा के भाग गया। तो जब वो उधर मारा गया और फिर वो पीछे जो उसने बैन लिखे हैं उनमें से एक बैन ये भी था उस साहबा के अपना मिर्जे की बहन की जुबान से कि मैनू छलियां जोगी छड़ के आपे घोड़ी गयों 50, इंज नहीं करते मिर्जे आवे भैणा नाल भरा। तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहनों के भाई हैं ही नहीं, वो अपने खिलवाड़ करने वाले हैं, और उनके पीछे उनकी बोस्कियों और उनके क्लाशन को बरदारो जुलूस जो हैं, उनके पीछे
तालियां पीटने वाले हुजूम पे तुफ और हैरत है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।